नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उत्तराखंड परिक्रमा भुवन पाठक के साथ। इस कार्यक्रम में हम पहले ही 6-7 एपिसोड्स आपके लिए अलग अलग मुद्दों पर लेकर आए हैं और बहुत ही बेहतरीन बातचीत भुवन पाठक जी पूरे उत्तराखंड के परिवेश में आम कम्युनिटी को जोड़कर बातचीत करते हैं। तो आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। उत्तराखंड एक तरह से आपदा के लिए बहुत ही वल्नरेबल क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है, बहुत तरह की आपदाएं यहाँ पर आती हैं। हर बार हम देखते हैं कि हम किसी को ताकने लगते हैं कि कोई हमें बचाए, तो क्यों न हम अपनी एक कम्युनिटी तैयार करें जो आपदा में खुद अपना बचाव करे और अपने आसपास के लोगों का भी। तो इस एंगल से कुछ भुवन पाठक जी इस बार बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं उनका नजरिया। हर बार कुछ नया अंदाज में वो बात करते हैं। भुवन पाठक जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सुनीता जी और हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को। ये ठीक ही बात है कि मैं निजी कारणों से बहुत समय से सार्वजनिक जीवन से थोड़ा दूर था, तो आज मौका मिला और आप सब लोगों से मुखातिब होने का अवसर भी मिला। और हमेशा मेरी इच्छा भी होती है कि मैं जब हल्द्वानी आऊं तो कम से कम हेलो हल्द्वानी जरूर आऊं। मुझे इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग सुनते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारा हर श्रोता जो भी इस बात को सुनता है वो गंभीरता से इस पर विचार करता है। तो मैं हमारे श्रोताओं को और हेलो हल्द्वानी की टीम को और खासकर सुनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को ये मौका दिया। तो भुवन, कितनी तरह की आपदाओं के लिए एक खतरनाक जोन है हमारा उत्तराखंड। मैं अपनी बातचीत यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि आप पिछले लगभग 2 दशक में पूरी दुनिया में आपदाएं बढ़ी हैं और दुनिया में अगले 2-3 दशक में आपदाओं की संख्या और उनका स्वरूप और विकराल होने वाला है, क्योंकि मानव जाति ने पिछले 300 साल के विकास के कारण इस पूरे ग्रह में जिस तरह का उत्पात मचाया है, उस उत्पात के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। और खासकर मौसम के परिवर्तन के जो लक्षण हैं और मौसम के परिवर्तन के जो प्रभाव हैं वो सब सामने आने लगे हैं। आज से कोई 20-25 साल पहले जब हम क्लाइमेट चेंज की बहस को शुरू कर रहे थे, या जिस समय तीसरी दुनिया के मुल्कों ने क्लाइमेट चेंज की बहस में हिस्सेदारी शुरू की और उसमें बोलना शुरू किया, तो उस समय हमें भी ये लगता था कि क्लाइमेट चेंज कोई दूर की कौड़ी है, कोई दूर का सपना है, 200-300 साल में होगा और ऐसे थोड़ी कोई मौसम बदल जाएगा, ऐसे बदलाव थोड़ी आ जाएंगे कि बिना बताए बारिश आने लगेगी, बरसात के दिनों में सूखा पड़ जाएगा, पूरा जाड़ा बिना बर्फ के निकल जाएगा, किसी एक एरिया में किसी एक खास क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में बारिश हो जाएगी। इवन मुझे याद है कि हमने ये बादल फटने का नाम भी पिछले 20-1 बरस में ज्यादा सुना है, और खासकर केदारनाथ की आपदा के बाद ही बादल फटना ये समझ में। और अभी भी सामान्य जन को ये नहीं पता है कि बादल फटने का असल वैज्ञानिक अर्थ क्या होता है, या मौसम विभाग की भाषा में बादल फटना किसे कहते हैं, ये हम नहीं जानते हैं। तो ये जो पिछले 2 दशक में जो उथल पुथल मची है और वो हमारे ध्रुवों से लेकर के भूमध्य रेखा के नजदीक तक पूरी दुनिया का जो मौसम बदल रहा है, उसका ही जो प्रतिबिंब है वो हिमालय पर भी है। और ये जो हमारा लगभग 2500 किलोमीटर लंबा हिमालय और 300-400 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी है, और जो पूरे दक्षिण एशिया में ही नहीं बल्कि दुनिया का एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है, जो जहां सबसे अधिक ग्लेशियर, सबसे सघन वन्यता, सबसे ज्यादा पानी, नदियां, ये सब इस एरिया क्षेत्र से निकलती हैं। इस पर ज्यादा मार पड़ रही है और ये देखने में आ रहा है कि पूरी दुनिया में पर्वतीय क्षेत्र और तटवर्ती क्षेत्र, समुद्र के किनारे के इलाके आपदाओं के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। और अब अगर मैं इन सब को छोड़ करके केवल उत्तराखंड को फोकस करूं, तो उत्तराखंड में पिछले 20-1 बरस में लगातार साल दर साल आपदाओं में वृद्धि हो रही है। और आपदा इस तरह का विचार बन गया है जो पूरे उत्तराखंड की सामाजिकता को, हमारे आर्थिकी को और हमारे तमाम पहलुओं को प्रभावित कर रहा है। जैसे अभी 2 दिन पहले जब मैं गरुड़ से हल्द्वानी की तरफ आ रहा था, तो पहली बार आश्चर्यजनक तौर से पिछले 3-1 साल में कैंची मंदिर के पास से, कैंची धाम जिसे कहते हैं, उसके पास से बिना जाम के मैं निकला,
कि जाम ही नहीं था। और जब मैं भवाली में किसी मेरे मित्र के घर में रुका और मैंने उनसे पूछा कि जाम क्यों नहीं है, बोले कि उस पूरे इलाके से टूरिस्ट एकाएक गायब हो गया। जहां रोज जाम लगा रहता था, हजारों की संख्या में लोग आते थे। और मैंने उनसे थोड़ा जानना चाहा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां तमाम जो नए होम स्टे बने हैं, नया इन्वेस्टमेंट हुआ है, कैंची के आसपास के परिवारों ने जिस तरीके से अपने यहाँ होम स्टे बनाए हैं, उनमें टूरिस्ट ही नहीं है। तो पता चला कि पूरे जो टूरिस्ट हैं उनके बीच में एक अफवाह फैली है कि पहाड़ टूट रहे हैं, दरक रहे हैं, पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं और तमाम तरह की दुर्घटनाएं हो रही, इसलिए पहाड़ों की तरफ नहीं जाना है। अब ये देखिए, ये बहुत कॉमन बात हो गई है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीना पूरा पहाड़ लदा फदा रहता है पर्यटकों से। और जैसे ही जुलाई का महीना हल्की बारिश शुरू होती है तो सब गायब हो जाते हैं। और कई बार सरकार को ये चेतावनी जारी, ये एक तरीके से संदेश जारी करना पड़ता है कि नहीं, पहाड़ में कोई आपदा नहीं आई है, कृपया आप आए, अपना धार्मिक पर्यटन पूरा करें, अपने बाकी तरह के पर्यटन संबंधी काम गतिविधियां जारी रखें। तो ये एक तरीके से ये देखिए कि ये जो पूरी आपदाएं हैं, ये किस तरीके से हमारे अर्थव्यवस्था को, हमारी वानिकी को, हमारी खेती को, हमारे समाज को प्रभावित कर रही हैं। और दूसरा, हाल के दिनों में हम भी देखते हैं कि लगातार हर साल हर क्षेत्रों में बादल फटने की, मकान बहने की, गांव बहने की, इलाके के बह जाने की खबरें आते रहती हैं। और उसमें अगर हम नाम लेंगे तो बहुत सारे नाम शामिल हो जाएंगे जिन आपदाओं को बहुत प्रमुखता से बताया जा सकता है। जैसे मुझे याद है कि आज से कोई तकरीबन 25 बरस पहले मालपा की दुर्घटना हुई थी। और मालपा की दुर्घटना जब हुई थी तो पूरे इलाके में शोर हो गया था कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, है ना। उसके पहले कर्मी की बाढ़ का और बिरही की बाढ़ का, श्रीनगर की बाढ़ का, बट वो 2-2, 3-3 दशक में एक बार होने वाली घटनाएं थी। लेकिन अब हर साल इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बड़ा कारण है जिसे हम पहले नजरअंदाज कर रहे थे, और मैं खुद भी नजरअंदाज करता था, कि जो पूरा जागतिक पर्यावरण बदला है, जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, उसका असर एक तरीके से हमारे यहां भी दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। दूसरा हिस्सा जो मैं कहना चाहता हूं कि अब अगर आपदा हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गई है तो इनसे निपटने का रास्ता क्या होगा, कौन निपटेगा, कौन करेगा। क्या सरकार इतना बड़ा ढांचा और तंत्र खड़ा कर सकती है कि उत्तराखंड के 14-15 हजार गांव और लगभग उत्तराखंड की 32-33 हजार जो बस्तियां, आबादियां हैं, छोटे छोटे तोक, हेलमेट, कहीं 4 परिवार रह रहे हैं, कहीं 6 परिवार रह रहे हैं, कहीं 5 किलोमीटर चलने के बाद 20 परिवार रह रहे हैं। इतनी जो हमारी छितरी हुई आबादी है, खासकर पर्वतीय इलाकों की, जहां अभी तक भी रोड की, सड़क की कनेक्टिविटी, संचार की कनेक्टिविटी नहीं है, इन इलाकों में अगर कोई आपदा होती है तो उसको संभालेगा कौन, उससे निपटेगा कौन। एसडीआरएफ निपटेगा, एनडीआरएफ निपटेगा, हमारा जिला प्रशासन निपटेगा, कौन इसका जिम्मा कौन संभालेगा। हमारे हर जिले में तैनात पुलिस बल, उसकी मात्रा सीमित है, हमारे सरकारी कर्मचारियों की संख्या सीमित है, हमारे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों की संख्या सीमित है। तो इतने कम मानव संसाधनों में या इतने कम सीमित आर्थिक संसाधनों में आप पूरे प्रदेश की आपदा को कैसे संभालेंगे, एक ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो उसके लिए मेरे को ये लगता है कि हमको अपने समाज को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा कि वो आपदाओं से निपटना सीखे। आपदाओं से निपटने के क्रम में केवल आपदा आने के बाद का निपटना नहीं होगा, क्योंकि कई बार ये समझा जाता है कि आपदा आ जाएगी उसके बाद करेंगे भाई, उसके बाद जो गांव टूट गया उसका पुनर्निर्माण होगा, जो मकान टूट गया उसका पुनर्निर्माण होगा, जो जमीन बह गई उसका पुनर्निर्माण होगा। और बहुत ही बढ़िया स्थिति में, बहुत ही ज्यादा जिसे कारगर उपाय में हम एक गांव को यहां से विस्थापित करके दूसरी जगह भेज देंगे, यही माना जाता है। बट मैं कहूंगा कि आपदाओं से निपटने की चुनौतियां हमको उससे बहुत पहले शुरू करनी पड़ेगी। हमें अपने सब तरह के निर्माण कार्यों के बारे में एक पुनरावलोकन करना पड़ेगा, रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे भूगोल, और एक ऐसा भूगोल जो आपदाओं के लिए बहुत ही मुफीद हो गया है, इस भूगोल में सार्वजनिक और निजी निर्माण कार्य किस तरीके के होंगे। जब हम सार्वजनिक निर्माण कार्यों की बात करें तो हम सोचेंगे भाई हमारी सड़क कैसे बनेंगी, हमारा परिवहन के साधन कैसे बनेंगे, हमारे शहर कैसे बनेंगे, हमारे कस्बे कैसे बनेंगे, हमारे स्कूल कॉलेज ये कैसे बनेंगे। इसमें निर्माण कार्यों का एक बड़ा महत्व को बड़े तरीके। और दूसरा,
कैसे बनेंगे और कहां बनेंगे। ऐसा नहीं, पहाड़ आप अगर जो लोग पहाड़ को समझते हैं, जो लोग हिमालय के नेचर को समझते हैं, हिमालय के चरित्र को समझते हैं, वो जानते हैं कि आप कहीं भी कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि ये गंगा यमुना का मैदान नहीं है, या ये दक्षिण का पठार नहीं है, ये अरावली नहीं है कि आप कहीं भी कुछ बना दें। यहां आपको जहां जो निर्माण कार्य करना और जैसा निर्माण कार्य करना है, उसके पहले उस स्थान विशेष की भौगोलिकता को समझना पड़ेगा। और इस मामले में हमारे पुरखों ने बहुत समझदारी से काम लिया, और हमारे पुरखों ने जो पुरानी वसाहतें बसाई हैं, पुराने जो गांव बसाए हैं, उन गांवों का चयन इस तरीके से किया है कि भैया ये उसमें 2-3 मानकों को ध्यान में रखते थे कि ये जमीन भविष्य में टूटने वाली तो नहीं है, इधर कोई बड़ा लैंडस्लाइड तो नहीं आने वाला है, या ये नदी और गधेरे के बहुत नजदीक तो नहीं है, ये कच्ची जमीन तो नहीं है, ये 3-4 या ये ग्लेशियर से बहुत नजदीक तो नहीं है, ये किसी झील के ऊपर या नीचे तो नहीं बसी है। इस तरीके के मानकों को वो ध्यान में रखते थे। और जो लोग पहाड़ को जानते समझते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे, जो मेरे गुरुजन रहे हैं, जिनके माध्यम से मैं पहाड़ को समझता जानता रहता हूं, जब उनसे बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आती है कि पुराने गांवों की वसाहतों में और नदी में खासा एक निश्चित दूरी होती थी कि नदी पास भी रहे और दूर भी रहे। ऐसा नहीं कि आप एकदम नदी के पास ही चले गए, वो आपके समीप है लेकिन आपके पास नहीं है, तो वो दूरी का बहुत ध्यान रखा जाता था। जंगल भी है, बहुत पास भी है और दूर भी है, एक निश्चित दूरी में ही ये सब चीजें बनती। तो ये जो समझ थी, जो सहज ज्ञान था हमारे समाज का, वो धीरे धीरे पिछले 2-3-4 दशक में जो आपाधापी मची है पहाड़ में विकास के नाम पर, उस आपाधापी में ये सहज समझ हमारी खो जैसी गई है, थोड़ा धुंधली सी पड़ गई है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसका जहां मन आ रहा है वहां निर्माण, सरकार का जहां मन आ रहा है वहां सड़क बन गई, गांव के प्रधान का जहां मन आ रहा है वहां रास्ता खोद दिया, आदमी का जहां मन आ रहा है वहां बंगला बना दिया, व्यापारी का जहां मन आ रहा है वहां होटल बना दिया, दूसरी एजेंसी का जहां मन आ रहा है वहां पॉलिटेक्निक कॉलेज बना दिया। वो उन स्थलों का चुनाव विधिवत तौर से नहीं करने की वजह से, जब जहां मकान बना वहां आपदा आनी सुनिश्चित थी, तो मकान ने बहना था। अब आप ये देखिए कि हाल के भूकंप का लहजा भी अगर इसमें जोड़ दें, अब भूकंप का मैं ये मानता हूं भी कुछ इलाके ज्यादा संवेदनशील होते हैं। हाँ, भूकंप के बारे में ये है कि भूकंप आपदाओं की एक अलग प्रजाति है, बिल्कुल अलग प्रजाति है। वो कब होगी, मैं चाह रही थी कि शुरुआत में आप थोड़ा प्रजातियों पे बात कर लें कि आपदा कितनी तरह की होती है ना। मतलब ये मोटा खाका, जैसे वनाग्नि भी एक तरह की आपदा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी थोड़ा अलग तरह की है। वनाग्नि अब पहाड़ में आपदा हो गई है। अब तो जागतिक स्तर पर, जब अमेरिका में आपदा हो सकती है तो हिंदुस्तान की क्या विसात है। टर्की की जंगल जल टर्की जल रहा है, अमेजोन जला, अमेरिका जला। हमारे यहाँ इस सीजन में तो थोड़ा बरसात जल्दी आ गई, और जो जाड़ों वाली बरसात होती थी हमारी, जो हमको दिसंबर जनवरी में जो बारिश आनी चाहिए थी, वो फरवरी मार्च में स्टार्ट हुई है। यहाँ जो बरसात मई जून जुलाई में शुरू होनी थी, वो बरसात हमारी मई में शुरू हो गई है। तो हमारा फॉरेस्ट फायर का सीजन बहुत छोटा रहा। वो सरकार और जनता की कुशलता के कारण छोटा नहीं हुआ, वो प्रकृति के कारण छोटा हो गया। अगर सूखा पीरियड बढ़ता तो आग बढ़ जाती। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि उत्तराखंड में जो जंगलों की आग है, ये एक अलग तरह की समस्या है, और मैंने शायद पहले बोला है इस पर, हम लोगों ने बात की है, हम जंगलों की आग पे एक एपिसोड किया है। जंगलों की आग मानव जनित और व्यवस्था जनित आपदा है। नेचुरल तौर से जंगल कभी जलने के लिए बने ही नहीं है, वो जलने के लिए नहीं बने हैं, बट वो अब जैसा उनमें मानव दखल हो गया वो जलने लगे हैं। तो जंगलों की, अब जैसे आपने भूकंप का उदाहरण दिया, भूकंप का आना नहीं आना ये एक बहुत अलग तरह की परिघटना है, उसके अलग वैज्ञानिक कारण है, उसमें मानवीय हस्तक्षेप कुछ नहीं है। वो आएगा चला जाएगा, कब आएगा कब नहीं आएगा ये भी आप नहीं प्रिडिक्शन कर सकते। इसका भी आप कितना बड़ा आएगा कितना छोटा आएगा कोई अंदाज नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन आप भूकंप प्रभावित और संभावित क्षेत्र में रहने के कारण ऐसी व्यवस्थाएं बना सकते हैं जो भूकंप के समय जन धन हानि को बचा सके, कम से कम करे, न्यूनतम कर सके। वो अभी ट्रेनिंग हमारे यहाँ नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ 91 का उत्तरकाशी का भूकंप आया, फिर बड़ा भूकंप चमोली में अर्थक्वेक आया, उसके बाद कोई भूकंप नहीं आया है चमोली के बाद अभी तक भगवान की कृपा से।
देवभूमि की कृपा हो गई होगी, आजकल तो नहीं आया है, नहीं तो किसी भी दिन आ सकता है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर कभी कोई बड़ा भूकंप आया तो पहाड़ में जो नई वसाहतें बनी हैं, इनको डूबने से, इनको टूटने से, बिखरने से कोई नहीं बचा पाएगा। तो उनका एकदम अलग तरह का है। लेकिन जो सबसे त्वरित आपदा है, जिसे तुरंत सरकारी भाषा में हम आपदा कहते हैं, वो बरसात है। अगर हम बरसात के दिनों में देखें तो हर जनपद और हर जिला अधिकारी उत्तराखंड का और पूरा जनपद का प्रशासनिक अमला आपदा के अलावा कुछ नहीं सोच पाता है, ना आपदा के अलावा कुछ कर पाता है। और उस समय हमारा जो समाज है वो मूक दर्शक बन करके बैठा रहता है। अब तो उसको एक काम मिल गया कि वो सोशल मीडिया पर तुरंत कमेंट लिख करके लिख देता है कि भाई यहां सड़क बंद हो गई, प्रशासन क्या कर रहा है, यहां बाढ़ आ गई, प्रशासन क्या कर रहा है। आज से 10, 20 बरस, 30 बरस पहले जब भी कोई आपदा आती थी तो सबसे पहले सहयोगी उसी गांव और आसपास के लोग होते थे। और आज भी मैं ये कहता हूं कि जब हम आपदाओं से निपटने के तरीकों पर विचार करें तो जो पहली एसडीआरएफ और एनडीआरएफ है वो उत्तराखंड का समाज है। जो पहला बचाव दल है वो आसपास का समाज है। आप उसको बचाव दल के तौर पर ट्रेंड करना या प्रेरित करना नहीं करेंगे, उससे कहेंगे नहीं आप इस पूरे उससे बाहर बैठ जाओ, हम करेंगे आकर के, तो वो तो नहीं चलेगा। तो और आप एडवाइजरी जारी करती है प्रशासन रोज कि आज यहाँ रेड अलर्ट है, येलो अलर्ट है, ये अलर्ट है। बारिश तो सामान्य प्रक्रिया है। और मानसून में अगर आप हिमालय में रहेंगे तो इतनी बारिश तो आनी आनी है। आप बारिश को दोष नहीं दे सकते, आप बारिश को दोषी नहीं ठहरा सकते। आपको जो नुकसान हो रहा है जिन कारणों से, उनको पहचान करके उनसे निपटने के बारे में सोचना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि हमारे प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के हमारे डिग्री कॉलेजों तक या यूनिवर्सिटी तक की जितनी हमारे पास मैन पावर है, आपदा के बारे में उनका शिक्षण होना, आपदा से निपटने के बारे में उनका प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है। उसके तौर पर हमको एक तुरंत बड़ी रिलीफ आर्मी मिल जाएगी, एक बात यह। दूसरा, भविष्य के लिए एक नजरिया मिल जाएगा, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने कल का उत्तराखंड बनाना है, इन्हीं बच्चों ने कल की दुनिया बनानी है। तो इनको समझ में आना चाहिए ना कि अल्मोड़ा को कितना बड़ा बनाना है, पिथौरागढ़ को कितना बड़ा बनाना है, नैनीताल को कितना बड़ा बनाना है, या शालदे को कितना बड़ा बनाना है, या घनसाली को कितना बड़ा बनाना है, या त्योनी चक्राता को कितना बड़ा, उसका विस्तार कैसे होना है। नदियों के किनारे तमाम तरह की बाजारें बननी है कि नहीं बननी है। नदियों के किनारे पिलर पर उठा करके बनने वाली बाजारें सबसे पहले बहने के लिए तैयार बैठी हैं। तो इन तमाम चीजों के बारे में प्राथमिक विद्यालय से लेकर के यूनिवर्सिटी तक एक तो ये काम होना चाहिए। दूसरा, हमारी महिलाएं जो एक तरह से पहाड़ की असल मालकिन है, मैं तो उनको पहाड़ की मालकिन बोलता हूं, क्योंकि वो ही मालकिन है, उनको आप जिम्मेदारी दीजिए। जिम्मेदारी मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनके ऊपर और बोझ लाद दीजिए, उनसे पूछिए तो सही, उनसे बात तो कीजिए कि भाई अगर आपदा आएगी, आपका खेत बह गया, टूट गया, पानी ज्यादा, आदि आपदाओं से तो वो जूझती हैं भाई, सबसे बड़ी आपदाओं से वही जूझती हैं। और आपदाओं की मार भी उन पर पड़ती है, क्योंकि 3 दिन से अगर बारिश लगी है तो पुरुष या बाकी लोग तो कमरों में बैठ सकते हैं, बट महिला को तो भैंस को खिलाने के लिए खेत पे जाना ही पड़ेगा, उसको जंगल से घास लानी ही पड़ेगी, उसको धारे से पानी लाना ही पड़ेगा। अगर बहुत बड़ी मात्रा में खेतों में पानी आ गया तो कुटली लेकर के खेतों का पानी काटने के लिए वही जाती है सबसे पहले कि भैया वो गड़ काटा हो, वहां पे बॉल खान दियो, वहां पे यूज कर दो ताकि वो पानी निकल जाए। तो वो जानती हैं कि कौन सा पानी को कहां को बहाया जाए। और दूसरा, ये जो ड्रेनेज है, जो आधुनिक निर्माण है, उसका ड्रेनेज खत्म है। आज की तारीख में हमारी बाजारों में 20 मिनट की मूसलाधार पानी बारिश में नालियां भर करके पानी घरों के अंदर पानी चला जा रहा है। भाई बागेश्वर में मंडल सेरा है, गरुड़ में गरुड़ का सेरा टीट हो गया। आप सुमेश्वर की बाजार देख लीजिए, सुमेश्वर के सेरे में जो नई बाजार नई वसाहत बन रही है, इन सब जगहों पर पानी से कमरे भर जा रहे हैं। क्यों भर रहे हैं भाई? क्योंकि पानी आएगा बरस करके तो उसको जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ा है आपने। तो कम से कम जो हमारे टाउन प्लानर्स हैं, ब्रिटिश टाइम पे एक टाउन प्लानर होता था जो लखनऊ में बैठ करके पूरे उत्तर प्रदेश के लिए टाउन प्लानिंग के नक्शे पास करता था। भाई हल्द्वानी, जो ब्रिटिश टाइम का जो हल्द्वानी बसा था, उसमें कितनी नहरें पानी के लिए बनी हैं भाई। ये 50 साल पुरानी नहरें हैं ना जो आज ढक दी हैं हमने। ये शहर के पानी के लिए प्रबंधन था ना, बरसात, ये केवल गौला के पानी के लिए नहीं था भाई। इतने बड़े शहर का पानी भी तो कहीं जाएगा,
कहाँ जाएगा वो शहर का पानी? इन्हीं नहरों के माध्यम से वो शहर से होते हुए बाहर नदी तक जाता था। आपके पास आज अल्मोड़े का पानी कहाँ को जाएगा? कर्नाटक खोला का पानी बह करके कहाँ को जाएगा? इसका कोई रास्ता ही नहीं है। खत्याड़ी का पानी कहाँ को जाएगा? इसका कोई रास्ता नहीं है। माल रोड से बरसने वाला पानी धारानौला की तरफ को जाकर के कहाँ, क्योंकि अब नीचे पूरी बस्ती हो गई ना, तो वो पानी कहाँ जाएगा? पिथौरागढ़ शहरों का पानी। तो ये पानी के बहाव के जो रास्ते थे वो हमने रोक दिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो पहाड़ के लोगों का की जो सहज ज्ञान और सहज समझदारी थी उसका इस्तेमाल होना चाहिए। पहाड़ की जो मालकिनें हैं, पहाड़ की महिलाएं हैं, उनकी ज्ञान और उनकी समझदारी और उनके श्रम के पर आधारित आपदा प्रबंधन के रास्ते खोजे जाने चाहिए। तीसरा, प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी केवल शिक्षण, प्रशिक्षण और साधन मुहैया कराने की हो। बाकी जिम्मेदारी समाज पर छोड़ देनी चाहिए, ताकि आपदा के समय मुट्ठी भर पुलिस वाले, मुट्ठी भर प्रशासनिक पटवारी एक कोने से दूसरे कोने तक भागते ना रहें। लोग, आसपास के लोग इकट्ठा हों और उन आपदाओं को आने से पहले और होने के बाद, इन दोनों ही स्थितियों को संभालने की स्थिति में आ जाएं। ऐसा तंत्र हमको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले 25, 30, 40, 50 बरस जब तक मानव जाति सुधर नहीं जाती है और क्लाइमेट चेंज से या मौसम परिवर्तन और दुनिया के गर्माने का कोई रास्ता नहीं खोज लेती है, तब तक आपदाएं साल दर साल बढ़ने वाली हैं। ये मान करके हमको सोचना चाहिए। और हमारा जो भूगोल है हिमालय का, वो आपदाओं के लिए बहुत मुफीद है, ये भी मान करके हमको ऐसी योजना मुझे लगता है कि बनानी चाहिए। तो पाठक जी, कुछ आप सवाल करने का तो मौका ही नहीं देते हैं। नहीं, क्योंकि आपने बहुत शानदार तरीके से अपनी बातचीत रखी है। और चलते चलते आखिरी सवाल में, क्या कोई हल भी आप देना चाहेंगे कि मतलब कैसे तैयार करें? क्या पंचायत को किस तरह से इन्वॉल्व करें? कोई खाका अगर आपके दिमाग में हो? मैंने तो आपसे ये कहा कि शुरू में मैंने बीच में कहीं अपनी वार्ता में ये बात कही है कि प्राथमिक पाठ्यक्रम तो है स्कूलों में। देखिए क्या होता है, पढ़ाया जाता है आपदा के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन आपका जो आपदा को पढ़ाने का जो तरीका है उससे तो बात नहीं बन रही है। आपको आपदा के जो सारे कॉन्ट्यूर्स हैं उन पर बात करने वाली समझ तो विकसित करनी पड़ेगी। आपको समाज में से ऐसे लोगों को छांटना पड़ेगा जो इस प्रश्न को और इस प्रकरण को समझते हो, जो इस पर बात कर सकते हो। पहले चरण में कम से कम संवाद तो सही हो, रास्ते अपने आप निकल जाएंगे। संवाद में समाज को तो शामिल किया जाए। आप बैठ करके तो बात करें कि भाई आपदा का रास्ता क्या है। हमारे यहाँ सामूहिक संवाद की प्रक्रिया अब खत्म हो गई है। अब संवाद की सारी जिम्मेदारी इन पर आ गई है, सरकार पर आ गई है, सरकारी एजेंसियों पर आ गई है। वही एक तरफा संवाद हो रहा है, वो आदेश दे रहे हैं, कर्मचारी फॉलो कर रहे हैं, पंचायतें उसको फॉलो कर रही हैं, समाज उसमें किनारे प्रत्यक्षदर्शी बन करके बैठा है। मैं बूढ़ा डरा लगा किनारे बैठ, कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, डर के किनारे बैठ गया हूं जी, मैं तो कुछ नहीं। समाज की स्थिति ये हो गई है। भागीदारी नहीं है, भागीदारी ऐसे नहीं होती है ना। भागीदारी के लिए आपको स्पेस बनानी, आपको वो मंच बनाना पड़ता है, वो स्पेस बनानी पड़ती है जहां लोग सहजता से आके अपनी बात कह सकें। आपकी भाषाएं अलग अलग हैं। अगर आप लोक भाषा में आपदा अलग है, सरकारी भाषा में आपदा अलग है, पुस्तकों की भाषा में आपदा अलग है, विज्ञान की भाषा में आपदा अलग है, तो बात कैसे बनेगी? चारों अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं। गांव की बूढ़ी औरत आपदा के बारे में, बूढ़ी महिला या बूढ़ा पुरुष आपदा के बारे में अलग बात कहता है। ओका कायल को पता है मकान बड़ा बग्गो छो जुब किले तक तो गधेर नहीं दिखना चाहिए, तक तो उती सा पेड़ नहीं दिखना चाहिए, किला हमार बूढ़ बूब को परेशानी हरची ताज बड़ू नहीं बढ़ सकिया, हमको पता थी कि बाढ़ आयल, वहां क्यों बनाया उन्होंने? विज्ञान उसको विज्ञान की भाषा में समझाएगा। वो कॉल की क्लाइमेट चेंज हो गया, मौसम बदल गया, इतनी डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। अब उतनी डिग्री टेम्परेचर को गांव का आदमी कहाँ नापेगा भाई? विल जी तो ह्यूना घाम लो, उसको पता हूँ ह्यून में यस घाम लगू, बैसाख में यस घाम लगू, सौड़ मधो में यस घाम लगू, बैसाख सोज में यस घाम लगू और कार्तिक मंगशिर घाम यस हूँ। वो ऐसे करके तापमान समझता है। आप उसको डिग्री में तापमान समझाते हो, सेल्सियस में समझाते हो। आप उसको मौसम परिवर्तन की बात बताते हो, वो 3 दिन पहले बता दो लागणी वालसुरे तैयारी करो कभी, और आप उसको ये बोलते हो और आपका मौसम का प्रेडिक्शन फेल हो जाता है। वो हंसता है आप पर बैठ करके, अच्छा बेटा आज रेड अलर्ट जारी किया था डीएम ने, देखो घाम आ गया। तो ये जो आज का आधुनिक मौसम का जो वो है हमारा प्रेडिक्शन है, जो जितनी तरह के अलर्ट जारी होते हैं उनका आदमी बैठ करके मजाक बना रहा है। गाँव में स्कूल बंद हो जाता है और उस दिन धूप नहीं, बारिश नहीं आती है। तो ये भाषाएं, अब सरकार की भाषा अलग है,
सरकार के लिए आपदा का मतलब ये है कि भाई कहाँ दीवार बह गई, कहाँ सुरक्षा दीवार बननी है, कहाँ बाढ़ सुरक्षा ये बनना है, उसके लिए वो आपदा का प्रश्न है कि भाई जिला योजना 50 करोड़ की जिला योजना में से कितना पैसा केवल आपदा के लिए रखा जाए, ये उसके लिए मतलब है। स्कूल के लिए आपदा विषय है, यूनिवर्सिटियों के लिए प्रबंधन और डिग्री और वो कोर्स है कि आप ChatGPT से पढ़ करके डिप्लोमा हासिल कर लीजिए। तो ये चारों जो अलग अलग भाषाओं में बात करेंगे तो आपका हल तो नहीं निकलेगा। तो भाषा एक हो। अब ये कब होता है? जब आपका समाज गंभीर होता है अपने सवालों को लेकर के, जब आपका प्रशासन गंभीर होता है, जब आपका शिक्षण तंत्र गंभीर होता है, जब आपकी सरकारें गंभीर होती हैं, चारों बैठ करके इस पर कोई समाधान वाला रास्ता निकालते हैं। मेरी समझ में तो देखिए, मैं तो वास्तविकता में कह रहा हूं, मेरे को तो ऐसा दिखता है कि ये जब इनमें सब में आपस में बैठ करके बात नहीं होगी तो रास्ता नहीं निकलेगा। जी, तो बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया। हम उम्मीद करेंगे कि हम मुख्यमंत्री तक भी इस संदेश को पहुंचा पाए और बहुत जल्दी ही इस तरह का एक मैकेनिज्म बने। और हम युवा देश है हमारा भारत, उत्तराखंड, तो क्यों न उस युवा को हम इस काम में लगाएं और उस महिला को लगाएं जो जिसका दारोमदार जिस पर सारा बाहर का है। तो बहुत शुक्रिया भुवन जी, बहुत इतना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद आपको भी और आपके हमारे सभी श्रोताओं को, क्योंकि मैं भी खुद को कम्युनिटी रेडियो का ही हिस्सा मानता हूं। तो हमारे तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत आभार। इस बहस को आगे बढ़ाने की हमको कोशिश करनी चाहिए और मैं चाहूंगा कि आपकी प्रतिक्रियाएं आएंगी तो व्यापक तौर पर सुन करके कुछ कमेंट आएंगे तो वो बहस आगे बढ़ेगी। और इस बार हम उत्तराखंड राज्य का 25वां जो है अपना उनका स्थापना दिवस मनाएंगे, तो आप उस पर अभी लगे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगली वार्ता हम उस पर रखें। अगर आप कुछ बताना चाहें। नहीं, बस इतना ही है कि ये राज्य निर्माण का 25वां वर्ष है और ये देखते देखते ऐसे गुजर गया कि कल की बात है जब पहला हमने राज्य स्थापना का दिवस मनाया था और हम सब लोग बहुत खुश थे 9 नवंबर 2000 को, और देखते देखते 25 साल हो गए हैं। तो एक पूरी पीढ़ी बदल गई है। तो हमारी कोशिश यह है कि हर पीढ़ी अपनी बाद वाली पीढ़ी को कुछ न कुछ हस्तांतरित करती है। कोई परिवारों में कोई जमीन देता है, कोई जायदाद देता है, कोई पैसा देता है, कोई कारोबार विरासत में देके जाता है। उसी तरीके से समाज भी अपनी बाद वाली पीढ़ी को कुछ विरासत में देके जाता है। तो हमारी कोशिश यह है कि हम हमारी जो संचित निधि है उत्तराखंड के समाज की पिछले 150 सालों की, उसको इस महत्वपूर्ण अवसर पर नई पीढ़ी को हस्तांतरित करें और हम उसको नई पीढ़ी को सौंपें अलग अलग माध्यमों से, कि ताकि जो असल में उत्तराखंड क्या है, असल का ये जो भूमि है, ये भूमि असल में क्या है, ये जो वन भूमि है, जो वनों से आच्छादित भूमि है, जिसके सारे देवी देवता वनों में निवास करते हैं, जिसके सारे गांव वनों से घिरे हुए हैं, जिसकी सारी रोजी रोटी वनों से चलती है, जो एक तरीके से मुझे लगता है कि वन भूमि वाला जो प्रदेश है, इसकी जो विरासत है, महान विरासत रही है, गौरवशाली विरासत रही है कई सदियों की, उसको हम अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करें इस महत्वपूर्ण मौके पर। उसके लिए हम पूरे वर्ष भर कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं। तो आपका रेडियो जो है वो उन कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जरूर, बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस वार्ता में, इस बातचीत में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अपना फीडबैक दीजिएगा जरूर से। तो भुवन पाठक जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।